सीबीएसई बोर्ड के लिए हम लोग चैप्टर है स्टाफिंग। स्टाफिंग चैप्टर का नोट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टाफिंग का पहले मतलब क्या है, तो देखो स्टाफिंग का डेफिनेशन ये जो लिखा है यही इसका स्टेप्स है, यही इसका डेफिनेशन है। स्टाफिंग मतलब मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कॉम्पनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल। पर्सोनल मतलब एम्प्लॉयज, स्टाफ। तो 1 2 3 4 5 काम करने को स्टाफिंग बोलते हैं। 6 काम करने को। क्या क्या 6 काम? मैन पावर प्लानिंग यानी कितने लोग लगेंगे ये प्लान करना। रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को इंड्यूस या अट्रैक्ट करना, इंफॉर्मेशन भेजना कि तुम्हारे यहाँ इंटरव्यू देने आए। फिर उनको सेलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना। सिलेक्शन मतलब चूजिंग, ट्रेनिंग मतलब उनको वो काम बताना जिसके लिए तुम उनको रख रहे हो। कॉम्पनसेशन माने सैलरी वैलरी डिसाइड करना। और प्रमोशन एंड मेंटेनेंस मतलब बाद में काम जब वो आगे करे तो उनको और प्रमोशन देना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सब काम स्टाफिंग है। तो यानी स्टाफिंग को बड़े सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यही है तुम्हारा स्टाफिंग का कॉमन मीनिंग। तो ये 2 बातें तुम लिख कर आओगे अगर जब भी तुमसे कोई स्टाफिंग का डेफिनेशन पूछेगा। नेक्स्ट आंसर आता है इंपॉर्टेंस या नीड या बेनिफिट या एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग। क्या फायदा है ये स्टाफिंग के प्रोसेस को पूरी तरीके से फॉलो करके स्टाफ को अपॉइंट करना। तो सबसे पहले बोला फिलिंग द रोल्स ऑफ ऑब्टेनिंग द कंपिटेंट पर्सोनल। तुमको अगर एक प्रॉपर आदमी चाहिए जो कंपिटेंट हो, जो कैपेबल हो, जिसको काम संभालने का पूरा नॉलेज हो, तो उसके लिए तुमको प्रॉपर स्टाफिंग का प्रोसेस फॉलो ही करना चाहिए, तभी तुम सही आदमी चूज कर पाओगे। प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। अब मान लो मैंने एक टीचर रखा, कॉमर्स का टीचर रखा, वो बीएसटी में बहुत अच्छा है बट मैं उसको अकाउंट्स पढ़ाने भेज दे रहा हूँ, तो गड़बड़ ही होगा। तो अगर वो बीएसटी में बेटर है तो उसको बीएसटी में डालना चाहिए। तो ये तो इंटरव्यू लेकर ही समझ में आएगा ना। तो प्रॉपर स्टाफिंग का प्रोसेस अगर मैं फॉलो करूँ तो मैं सही काम के लिए सही आदमी चूज कर पाऊंगा। बिजनेस का ग्रोथ होगा इससे, ये तो कॉमन पॉइंट होगा। मैं अपने एम्प्लॉयज का भी बेटर यूटिलाइज कर पाऊंगा, जो जिस काम में बेटर है उसको वो काम में डालूंगा तो उसका भी बेटर यूटिलाइजेशन होगा। कंपटीशन में उसको भी एडवांटेज मिलेगा। रिसोर्सेज का भी, बाकी रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूज हो पाएगा। जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा स्टाफ को भी, क्योंकि उसको भी लगेगा कि हाँ जो काम जानता है, जिस काम में उसको मजा आता है, आप उसको उसी काम में रख रहे हो तो उसका मोरल हाई होगा, उसका जॉब सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगा। एंड की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। और स्टाफिंग से कनेक्टेड बाकी फंक्शन आपके 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो अगर आप प्रॉपर स्टाफ रखोगे तो प्लानिंग अच्छे से होगा आगे के लिए। आपको डायरेक्शंस कम देने पड़ेंगे, आपका डायरेक्शन अच्छे से होगा, प्रॉपर चीज़ों पे कंट्रोल रहेगा, चीज़ों का अरेंजमेंट यानी डिपार्टमेंट का ब्रेकअप वगैरह ऑर्गेनाइजिंग करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपके बाकी फंक्शन भी इफेक्टिवली होंगे, विद इन द टाइम होंगे और विद इन द कॉस्ट होंगे, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आंसर है स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआर का रोल क्या है स्टाफिंग में? एचआर मैनेजमेंट होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट होता है, ये पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट होता है, जिनका काम है स्टाफ को डेवलप करना, स्टाफ का डिटेल मेंटेन करना, इंटरव्यू के लिए कॉल करना। तो जो डिपार्टमेंट, ये ऊपर वाले सारे बात जो हमने पढ़ी हुई जो काम करते हैं जो डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट को बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का नीड क्या है उसके हिसाब से स्टाफ को रिक्रूट करता है, सेलेक्ट करता है, ट्रेनिंग देता है, किसको कितना सैलरी देना है वो डिसाइड करने में हेल्प करता है, एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करता है आगे फ्यूचर में, उनके काम को चेक करता है और सब उनका रिकॉर्ड में मेंटेन रखता है। स्टाफ को कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व करता है, उसका मोरल हाई करता है। तो यहाँ पर यही आया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या क्या काम है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये लोग करते हैं कि कितना अभी जॉब वैकेंट है, हमारे यहाँ कितनी पोस्ट खाली है, ऑलरेडी कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने चाहिए, ये सब प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पार्ट हो गया। ये काम कौन करता है? एचआर डिपार्टमेंट। एम्प्लॉइंग पीपल, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ये सब काम भी एचआर डिपार्टमेंट करता है। उनका करियर ग्रोथ देखना, माने उनको ट्रेनिंग तो देना ही, प्लस जो ट्रेनिंग देने का मतलब क्या हुआ, जो काम के लिए रखा गया उस काम का नॉलेज या आइडिया देना, उस काम के बारे में बताना।
डेवलपमेंट मतलब स्टाफ को फ्यूचर के लिए रेडी करना, उसका स्किल डेवलप करने का बात करना, यानी उसका करियर ग्रोथ करना, यह काम भी एचआर डिपार्टमेंट करता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब होता है चेक करना कौन कितना अच्छा काम किया और फिर उसका फीडबैक देना टॉप मैनेजमेंट को। स्टाफ को मोटिवेट करते हैं ये लोग, सैलरी वगैरह डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अदर फैक्टर्स। सोशल सिक्योरिटीज, एम्प्लॉय का वो पीएफ ईएसआई में रजिस्ट्रेशन कराना, उनका वेलफेयर देखना, ये सब काम भी एचआर डिपार्टमेंट का है। रिव्यू एंड ऑडिट, कंपनी के लिए पॉलिसीज बनाना एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड, कौन कितना बजे आएगा, कितना बजे जाएगा, कितना एब्सेंट करेगा तो कितना सैलरी कटेगा, तो पॉलिसीज एंड प्रोसीड्योर सेट करना, टाइम टू टाइम ऑडिट करवाना, स्टाफ का डिटेल चेक करना, ये सब काम एचआर डिपार्टमेंट करता है। अब आता है स्टाफिंग से मेन आंसर, स्टाफिंग का प्रोसेस। तो स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग, सबसे पहला स्टेप है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए 3 स्टेप है। नंबर 1 वर्कलोड एनालिसिस, मतलब तुम्हारे यहाँ ऑलरेडी कितना काम है वो पता करना। वर्कफोर्स एनालिसिस, मतलब ऑलरेडी कितने लोग काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कितने हैं वो पता करना, और फिर कंपेयर करके और कितना रिक्वायर्ड है उनको कॉल आउट करना, उनका इंटरव्यू लेना, यही है पहला स्टेप। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना। तो देखो यहाँ पे लिखा है वर्कलोड एनालिसिस मतलब फाइंडिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड। वर्कफोर्स एनालिसिस मतलब ऑलरेडी कितने एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं और अब कंपेयर करके उस हिसाब से नए लोगों को कॉल करना। तुम्हारे यहाँ कितना काम है, कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे, कितने ऑलरेडी हैं, कितने नए बुलाने। नेक्स्ट स्टेप होगा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब, लोगों को इंड्यूस करना कि वो तुम्हारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें, मतलब उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि तुम्हारे यहाँ जॉब वैकेंसी है। तो ये इंड्यूसिंग और इंफॉर्मेशन, ये 2 वर्ड लिख कर आओ तो तुम्हारा रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन बहुत बेटर होगा। नंबर 3 सिलेक्शन, इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। सिलेक्शन मतलब चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, जो लोग तुम्हारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किए हैं उनका इंटरव्यू लेना और उनमें से चूज करना राइट पर्सन को। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब वो किस पोस्ट पे होंगे, वो आदमी जूनियर मैनेजर होगा कि सीनियर मैनेजर। प्लेसमेंट का एक और भी मीनिंग है, वो कौन से ब्रांच में बैठेगा, कौन से डिपार्टमेंट में बैठेगा। मान लो मैं मैनेजर ही रख रहा हूँ, अब वो सेल्स मैनेजर होगा कि मार्केटिंग मैनेजर। मान लो मेरे यहाँ 2 डिपार्टमेंट है, अच्छा कोलकाता ब्रांच में बैठेगा कि दिल्ली ब्रांच में, तो कहाँ कौन से ब्रांच में बैठेगा, ये हुआ प्लेसमेंट। और ओरिएंटेशन का मतलब होता है जो नया एम्प्लॉय आया है उसको काम और वहाँ के लोगों से मिलवाना, मेकिंग योर एम्प्लॉय कन्वर्जेंट विथ वर्क एंड द पीपल। तो ये हुआ तुम्हारा ओरिएंटेशन, काम के बारे में समझाना, लोगों से मिलाना, ये सब हो गया ओरिएंटेशन। नेक्स्ट स्टेप होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना और डेवलपमेंट करना। ट्रेनिंग देना मतलब जिस काम के लिए वो आया वो काम उसको समझाना, और डेवलपमेंट मतलब उसका स्किल को इम्प्रूव करना, उसको और नया नया चीज़ सिखाना। तो ये हुआ तुम्हारा मेन स्टेप्स, 5 स्टेप मेन हुए। इसके अलावा और क्या काम होते हैं सर? नेक्स्ट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब काम कर रहे हैं, कुछ सालों तक काम कर लिया, उनके काम को चेक करना कि वो कितना अच्छा काम कर रहे, इवेलुएट करना और उस हिसाब से उनका स्टैंडर्ड सेट करके उनको आगे सुपीरियर को फीडबैक देना ताकि उनका सैलरी बढ़ सके या उनका प्रमोशन हो सके। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। तो प्रमोशन मतलब हाई पोस्ट पे ले जाना उनको ताकि वो भी जॉब सेटिस्फाई रहे, उनका सैलरी बढ़ाना। कैरियर प्लानिंग मतलब उनको आगे का काम सिखाना, उनको आगे के लिए और अपॉर्चुनिटी देना। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है उनका पे, रिवॉर्ड वगैरह डिसाइड करना, अदर इंसेंटिव्स क्या उनको मिलेगा, कितना उनके अकाउंट में जाएगा, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी मिलेगी, इंश्योरेंस उनका, ये सब चीज़ मेंटेन करना। तो ये आ गया आपका कॉम्पनसेशन। आप उनका टाइम टू टाइम इवेल्युएट करके सैलरी बढ़ाने का काम करते हो। ये थे आपके स्टेप्स। अब क्या किया, पहला वो जो 3 स्टेप है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, उसी को आगे डिटेल में लिया। इन्हीं को बोला गया एलिमेंट्स या एस्पेक्ट्स या कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। तो 3 कंपोनेंट है या 3 एलिमेंट है या 3 एस्पेक्ट्स है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। तो दोबारा इनका मीनिंग भी पढ़ेंगे 2 मिनट में और फिर इनको डिटेल में भी पढ़ना है। रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन मैंने पहले ही कहा था, इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग suitable candidates to apply for the vacant job position.
तो यानी सर्च फॉर द कैंडिडेट्स हु कैन परफॉर्म द वैकेंट रोल्स। कैसे सर्च करेंगे? उन तक इंफॉर्मेशन भी पहुंचवाओ कि वो लोग तुम्हारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें। तो दो तरीके से तुम ये सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो तुम्हारे यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनमें से किसी को प्रमोशन देना या उनमें से किसी को ट्रांसफर करना। तो इंटरनली जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे वो वैकेंसी को फिलअप करना। तो इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट, द वैकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेरे यहाँ 4 जूनियर मैनेजर है, एक सीनियर मैनेजर का पोस्ट खाली हुआ है, उन 4 का इंटरव्यू लिया, उनमें से किसी एक को सीनियर बनाया। मेरे दिल्ली ब्रांच में 8 लोग काम कर रहे हैं, मेरे को वहाँ 6 ही का दरकार है और कोलकाता ब्रांच में 2 कम है, तो मैंने वहाँ से 2 को यहाँ भेज दिया, ये हुआ ट्रांसफ़र। तो ये इंटरनल का फ़ायदा क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है? सर ये इकोनॉमिकल है, क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए एक्सपर्ट रखने पड़ते हैं, वो सब नहीं करने पड़ेंगे। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय मोटिवेट होगा कि हाँ मैंने अच्छा काम किया तो मेरे को कभी प्रमोशन दिया या बेटर सैलरी में कहीं ट्रांसफ़र किया। कम अमाउंट उनको ट्रेनिंग के लिए खर्चा करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देने पे पैसा नहीं लगेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्टिंग है, मतलब उनको काम आता है पहले से आपके यहाँ, तो वो इजीली उस काम को एडजस्ट कर लेंगे, उनको ज़्यादा ट्रेनिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो लोग आपके यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन से पहले से ही फेमिलियर है, तो वो उनको समझाना नहीं पड़ेगा, एम्प्लॉय छोड़ के जाने का चांसेस कम रहेगा, लेबर टर्नओवर कम होगा। लेबर टर्नओवर मतलब लेबर का छोड़ कर जाना, और उनका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि वो और उनको लगेगा हम और बेटर काम करें, कल को कंपनी हमको और तरक्की देगा और बेटर अपॉर्चुनिटी देगा। इसकी बुराई क्या है? सर नया आइडियाज़ और नया टैलेंट नहीं आएगा, जो ऑलरेडी है उन्हीं का आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो बाहर के नए आइडियाज़ वाले नए लोग नहीं आएंगे, लिमिटेड चॉइस होगा। अगर मेरे यहाँ 4 जूनियर है, अब हमको उन्हीं में से एक को सीनियर बनाना है, बट अगर मैं बाहर से लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाऊँ तो हो सकता है 4000 लोग, 400 लोग, 4 लाख लोग इंटरव्यू देने आ जाए, तो मेरे पास चॉइस ज़्यादा होगी। नया ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोसेस सुटेबल नहीं है, क्योंकि जितने हैं उतने ही एम्प्लॉय ऑलरेडी हैं, तो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ है नहीं, तो बाहर से बुलाना पड़ेगा नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये इंटरनल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय। कई बार तुम अगर बार बार ट्रांसफर कर रहे हो तो एम्प्लॉय को लगता है यार ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, आज यहाँ भेज देता है कल कहीं और भेज देता है, तो उनका धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी कम होगा, काम में मन कम हो जाएगा। इंटरनल रिक्रूटमेंट का 2 तरीका है, एक ट्रांसफर एक प्रमोशन। ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, सेम पोस्ट से दूसरी जगह भेज रहे हैं, वो भी सेम पोस्ट है। तुम यहाँ भी जूनियर मैनेजर थे, यहाँ भी जूनियर मैनेजर ही बनोगे। तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जूनियर मैनेजर थे, मैंने तुमको सेल डिपार्टमेंट में जूनियर मैनेजर बना दिया। तुम दिल्ली ब्रांच में जूनियर मैनेजर थे, मैंने तुमको कोलकाता ब्रांच में जूनियर मैनेजर रख दिया। तो तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा हॉरिजॉन्टल, सेम पोस्ट, शिफ्टिंग द एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट द सेम लेवल ऑफ द अथॉरिटी। तुम्हारा अथॉरिटी उतना ही है। हाँ, तुम्हारा सैलरी वैलरी बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और तुम कैसा करना चाहते हो। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब शिफ्टिंग ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर एट हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। तो वहां बोल रहा है सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, यहाँ बोलता है हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। ये कीवर्ड हो गया याद करने का। तुम्हारा रैंक बढ़ जाएगा, तुमको जूनियर से सीनियर मैनेजर बना रहे हैं, तो क्लर्क से तुमको अकाउंटेंट बना रहे हैं। इसका एग्जाम्पल, यहाँ तुम एक डिपार्टमेंट में क्लर्क थे, तुमको दूसरे डिपार्टमेंट में भी क्लर्क का ही पोस्ट मिला, ये हो गया ट्रांसफर। अब आता है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स मतलब कॉलिंग द कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारे यहाँ जो लोग ऑलरेडी काम नहीं कर रहे हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से तुम लोगों को जॉब के लिए बुला रहे हो, टू फिल द वैकेंट पोजीशन। इसको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या है? उसका जो डिसएडवांटेज था इंटरनल का, वो सब इसका एडवांटेज हो जाएगा, और इंटरनल का जो जो एडवांटेज था वो सब इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बोला फ्रेश टैलेंट आएगा, ज़्यादा चॉइस मिलेगा, ज़्यादा क्वालिफाइड लोग मिलने का स्कोप है तुम्हारे पास, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जानकार लोग आएंगे। अब नए नए पास आउट होकर आए, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जानते होंगे, और कंपटीशन बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इंटरनल लोगों को भी लगेगा अगर हम अच्छे से काम नहीं करें तो कंपनी बाहर से बुला लेगा लोगों को, तो कंपटीशन बढ़ेगा तो काम बेटर होगा। इसका डिमेरिट क्या है? तुम्हारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड हो सकता है, उसका मोरल डाउन हो सकता है, उसको लगेगा हम बेटर काम किए इतना साल, लेकिन जब टाइम आया ट्रांसफर या प्रमोशन का तो कंपनी दूसरे को दे दिया, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में बेटर काम करके कोई फायदा ही नहीं है। The new employee may not adjust with the rules and regulation। नए एम्प्लॉय जो आएंगे वो इतना रूल रेगुलेशन नहीं जानते, एडजस्ट कई बार नहीं होते।
इनका इंटरव्यू लेने में बहुत खर्चा लगेगा, क्योंकि एक्सपर्ट बुलाओ, एडवर्टीजमेंट करो हमारे यहाँ जॉब वैकेंसी है, तो ये एक्सपेंसिव है और ये लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में कई बार इंटरव्यू लॉन्ग होते हैं बहुत, तो लॉन्ग टाइम लग जाता है इंटरनल के मुकाबले। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, एक्सटर्नल सोर्स कैसे कैसे बुलाए जा सकते हैं। पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब फैक्ट्री गेट पे नोटिस पेस्ट कर दो कि हमारे यहाँ जॉब वैकेंसी है, वॉक इन इंटरव्यू है, जिनको देने आना है वो देने आ सकते हो। ये जनरली ना लोअर क्लास ऑफ जॉब के लिए होता है, अनस्किल्ड के लिए, स्वीपर, पियोन, लेबर, इनके लिए ये टाइप का कंपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस यूज करता है। दूसरा हुआ कैजुअल कॉलर, जो लोग तुम्हारे यहाँ पहले जॉब के लिए अप्लाई करने आए थे बट कोई कारण से उनका जॉब नहीं हुआ था, मान लो कोई इंटरव्यू देने आया था, सिलेक्शन नहीं हुआ था, कोई इंटरव्यू देने आया था बट उस समय जॉब वैकेंसी नहीं था, तो सीवी देकर चला गया अपना, बायोडाटा या सीवी जो बोलते हो, तो उसका फॉर्म्स ना कंपनी फेंकता नहीं है, कंपनी उसको अपने पास रिटेन करता है और जब जरूरत होता है उनको दोबारा कॉल करता है। देखो नाम ही है, कैजुअली उनको कॉल करेगा, कैजुअल कॉलर, कि अभी हमारे यहाँ वैकेंसी चल रहा है, आप आना चाहेंगे क्या, अगर आप ऑलरेडी कहीं लग चुके हैं तो क्या चेंज करना चाहेंगे क्या जॉब। तो ये भी एक तरीका होता है लोगों को अपने यहाँ पे जॉब के लिए बुलाने का। एडवर्टीजमेंट, जो न्यूज़पेपर में, टीवी में, आजकल टीवी में ऐड नहीं होता, पहले के ज़माने में होता था, बट फिर भी यहाँ पे लिखा है तो आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो लोकल या रीजनल न्यूज़पेपर, टेलीविज़न में, ये सब जगह आप एडवर्टीजमेंट देते हो कि आपके यहाँ जॉब वैकेंसी है, कोई आना चाहे तो आ जाए। अगला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। वो लोग एक मिडिल मैन का रोल प्ले करते हैं, जिनको जॉब का रिक्वायरमेंट है वो वहाँ जाके फॉर्म फिलअप कर देते हैं, और अब कंपनी को अगर वैसा कोई पोस्ट के लिए जॉब कोई आदमी चाहिए तो कंपनी उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बात करता है और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेता है। तो आपका जानकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास रहेगा, वो आपको इंटरव्यू के लिए कंपनी को आपका डेटा दे देंगे, कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेगी। प्लेसमेंट एजेंसी प्राइवेट हो गया, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम ही है दूसरों को काम दिलाना, जिनका काम है दूसरों को काम दिलाना। हो सकता है ये आपसे कोई सर्टेन फीस ले, इनके पास बड़ी बड़ी कंपनी के डेटाज होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, जिनको पता है कि कहाँ भी जॉब वैकेंसी चल रहा है जो आप नहीं ढूंढ सकते थे। तो ये लोग क्या करेंगे, आपको वहाँ का, इनके पास डिटेल है, आपको वहाँ भेज देंगे इंटरव्यू के लिए। कभी कभी होता है कि आपसे फीस ले रहे हैं, कंपनी से भी चार्ज कर रहे हैं। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपसे कुछ नहीं लेगी, डायरेक्ट कंपनी से चार्ज करेगी, तो ये लोग फीस चार्ज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। दोनों का काम क्या है, लोगों को काम दिलाना। एक होता है कैंपस रिक्रूटमेंट, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है, शर्मन जोशी जो इंटरव्यू देने जाता है, तो बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट्स, इनमें लोग आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती है और जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट हो रहे हैं उनका इंटरव्यू लेती है और उनको जॉब ऑफर करती है। जैसे MBA में होता है, इंजीनियर में होता है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जो लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनका कैंपस लगवाती है, बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे आती है, इंटरव्यू लेती है और आपको जॉब के लिए सेलेक्ट करती है। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो आपके यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप उनको बोलते हो कि तुम्हारा कोई रिलेटिव, फ्रेंड, कोई भाई बहन है तो उनको बोलो हमारे यहाँ इंटरव्यू देने आ जाए, तो उनके थ्रू तुम रिकमेंड करवाते हो। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, तुम्हारे यहाँ घर में कलर होता है, तुम देखते हो, घर में रिपेयरिंग का काम होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है तब देखते हो, एक आदमी होता है जिसको बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर, उसके पास बहुत सारे लेबर्स का कॉन्टैक्ट्स होता है। आप उस लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोलो कितने लेबर आपको चाहिए, वो आपको उतने लेबर प्रोवाइड कर देगा, तो वो बदले में कमीशन लेगा और आपका काम करवा देगा, आपको लेबर प्रोवाइड कर देगा। एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन के ऊपर एडवर्टीजमेंट की तरह हो गया, ऊपर न्यूज़पेपर का बुलाया था, यहाँ बुलाया टीवी वगैरह में एड टेलीकास्ट करना, ये आजकल कम ही होता है। एक है वेब पब्लिशिंग, timesjob.com, naukri.com, monster.com, एक अभी इंडीड, या फिर एक और है अभी लिंक्डइन, इन सब पे कंपनी अपना डेटा डालती है, कंपनी अपनी वेबसाइट पे भी डालती है, जिसको जॉब चाहिए वो उन वेबसाइट्स पे जाए और वहाँ पे सर्च करे और जॉब के लिए अप्लाई कर दे। इंटरनल एक्सटर्नल का डिफरेंस बिटवीन एक बार आप रीड कर सकते हो, जो मैंने पॉइंट बताया वही लिखने हैं। देखो यहाँ पे ये सब। नेक्स्ट आया आपका सिलेक्शन, तो हो गया पहला रिक्रूटमेंट, नेक्स्ट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब चूजिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द अप्रोप्रिएट जॉब among the persons who have came for the interview। तो सुटेबल कैंडिडेट चूज करना
जो लोग जॉब वैकेंसी के लिए तुम्हारे यहाँ पे आए हैं। अच्छा, रिक्रूटमेंट को ना पॉजिटिव फंक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट में आप और लोगों को बुला रहे हो, जोड़ रहे हो, जबकि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि आप इसमें लोगों को हटा रहे हो, छंटनी कर देते हो, छांट देते हो आप लोगों को। तो सिलेक्शन एक प्रोसेस है एंड जहाँ पर आप इंटरव्यू लेके लोगों को जॉब के लिए रखते हो। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन काम का है, वो है स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन। पहला स्टेप है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। यहाँ पे कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट आपका इंटरव्यू लेगा, आपसे बेसिक जानकारी पूछेगा आपका कि आप कहाँ पहले जॉब करते थे, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप यहाँ क्यों आए हो, ताकि कोई अनफिट कैंडिडेट या अनक्वालिफाइड कैंडिडेट पहले एलिमिनेट हो जाए। मिसफिट कैंडिडेट या अनक्वालिफाइड कैंडिडेट पहले एलिमिनेट हो जाए। अब एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्कूल में मान लो कॉमर्स टीचर के जॉब का वैकेंसी चल रहा है और वहाँ पे कोई केमिस्ट्री पढ़ा हुआ टीचर इंटरव्यू देने आ गया, उसको लगा जॉब वैकेंसी है, तो एचआर उसको पहले बोलेगा सर फिलहाल हमारे यहाँ केमिस्ट्री का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कॉमर्स के लिए वैकेंसी का इंटरव्यू चल रहा है, तो आप जा सकते हैं, आपको कभी दोबारा अगर ज़रूरत हो तो हम कॉल करेंगे। तो ये हुआ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। मान लो मेरे को बहुत छोटा पोस्ट के लिए एम्प्लॉय चाहिए, मेरे को बीकॉम ग्रेजुएट चाहिए, बट कोई सीए पढ़ा हुआ बंदा आ गया, मेरे को उतने सैलरी वाला जॉब नहीं, आदमी नहीं चाहिए, उतना सैलरी वाला एम्प्लॉय नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उनको बोलूँगा सर अभी हमारे यहाँ आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। या उल्टा मेरे को चाहिए एक चार्टेड, एक बीकॉम ग्रेजुएट या एमकॉम ग्रेजुएट आ गया, पोस्ट ग्रेजुएट, तो मैं उनको बोल सकता हूँ सर हमारे यहाँ सीए की रिक्वायरमेंट है। तो अनफिट कैंडिडेट को पहले ही रिमूव करना पहला स्टेप में, दैट इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। नेक्स्ट इज सिलेक्शन टेस्ट। अब मैं आपका एक रिटन टेस्ट लूंगा या अदर टाइप के टेस्ट लूंगा और उन टेस्ट के बेसिस पे आपको अगले राउंड में जाने का मौका मिलेगा। ये सब टेलर मेड टेस्ट होते हैं, मतलब पहले से रेडी होते हैं। जैसे एक टेस्ट होता है इंटेलिजेंट टेस्ट यानी आईक्यू टेस्ट, आपका बेसिक कॉमन सेंस जज किया जाएगा, आपका जजमेंट कितना अच्छा है, आप डिसीजन कैसे लेते हो, एबिलिटी को चेक किया जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट यानी क्या आप में नया चीज़ों को लर्निंग करने का पोटेंशियल है, क्या आप जल्दी जल्दी नई चीज़ें सीख सकते हो, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में नया नया टेक्नोलॉजी आएगा, क्या आप इजीली अडॉप्टेबल हो, आप अडॉप्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी टेस्ट, आपका बिहेवियर कैसा है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल तो नहीं हो और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आता है, क्योंकि दोनों ही केस में आप अपने काम को प्रॉपर वे में फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो एक तरीके से साइकोलॉजिकल टेस्ट है, आपका पर्सनालिटी चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट इज ट्रेड टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड टेस्ट मतलब आपको जिस काम के लिए रखा गया है उस काम से रिलेटेड आपका स्किल को चेक किया जाएगा, जिस काम की जॉब के लिए आप आए हो, आपका नॉलेज, आपका प्रोफिशिएंसी, आपका टेक्निकल ट्रेनिंग, आपका प्रोफेशनल नॉलेज, ये सब टेस्ट होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर दिया जा सकता है, सॉल्व करके दिखाइए, क्लासरूम में डेमो दे के दिखाइए, ये हो गया आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड यानी जो काम होता है उसके लिए टेस्ट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट टेस्ट, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मान लो आपको मैंने कॉमर्स पोस्ट के लिए रख लिया, लेकिन मेरे को लग रहा है आपका अकाउंट से ज़्यादा इकोनॉमिक्स या बीएसटी पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो हो सकता है मैं आपको उस काम में डाल दूँ। तो आपका किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको क्या काम में ज़्यादा मज़ा आता है, वो चेक करके आपको उस हिसाब से प्लेसमेंट दिया जाएगा। तो पहला स्टेप क्या था, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। दूसरा टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट। तीसरा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। यहाँ पे आपका मेन क्वालिफिकेशन चेक होगा, यहाँ पे आपको उस डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट आपका इंटरव्यू लेगा या एक्सपर्ट का पैनल आपका इंटरव्यू लेगा। मतलब देखो, आप एक कंपनी में अकाउंटेंट के जॉब के लिए जा रहे हो तो वहाँ का सीनियर अकाउंटेंट आपका टेस्ट लेगा। आप कोई कंपनी में, आप कोई स्कूल में एज ए अकाउंट टीचर के लिए जॉब के लिए जा रहे हो तो वहाँ पहले जो कॉमर्स हेड है वो आपका टेस्ट लेगा, जो उस सब्जेक्ट का नॉलेज रखते हैं। आपको अलग अलग सिचुएशन का क्वेश्चन पूछेगा, आपको अलग अलग प्रॉब्लम बताएगा, बोलेगा इसका सोल्यूशन कैसे होगा ये बताओ, तो वो आपका एकदम डीप इंटरव्यू लेगा। अब वह चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, आपको पहले से कोई जानता है क्या, कोई बड़ा आदमी, उसके लिए आपका रेफरेंस चेक किया जाएगा। आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है ना, आप क्लीन हो तो आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है ना, कोई वे में आप डिस्क्वालीफाइड तो नहीं हो ना, आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, रेफरेंस वाला केस या ये बैकग्राउंड वाला केस, कोई रिस्की जॉब है जहाँ मनी इन्वॉल्व है। मान लो मैं डायमंड के ज्वेलरी शोरूम में काम करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, वो लोग मेरे को मेरा बैकग्राउंड या रेफरेंस चेक करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत रिस्की जॉब है, डायमंड लेके भाग गया। तो बैंक में कैशियर के जॉब के लिए जा रहा हूँ,
कैश लेके भाग गया तो मेरा रेफरेंस और बैकग्राउंड पूछा जाएगा। मैं किसी को जानता हूँ क्या? कोई मेरा रेफरेंस दे सकता है क्या? कोई मेरे को अप्रूव कर सकता है क्या? और मेरा बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है। सिलेक्शन, अब सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा कि आपको सिलेक्ट करना है कि नहीं करना। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये सब जगह नहीं होता है, मिलिट्री में हो सकता है, आप फिजिकली फिट हो कि नहीं। आपको ऐसा जगह काम करने मिल रहा है जहाँ बहुत धुआं होगा या बहुत दौड़ भाग का काम है, उस काम में अगर आपको कोई पहले से अस्थमा का प्रॉब्लम वगैरह है तो आपको वो काम नहीं दे सकते। तो क्या आप फिजिकली एंड मेंटली, हम 2 वर्ड बोला, फिजिकली एंड मेंटली, क्या उस जॉब के लिए आप फिट हो? तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब आपको जॉब ऑफर किया जाएगा और आपसे कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करवाया जाएगा। जॉब ऑफर में आपको जॉब का टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा, आपका कितना रिजनेबल टाइम आना है, कितना बजे जाना है, वो सब बताया जाएगा। और अब आपसे एग्रीमेंट साइन होगा, माने आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन होगा, मतलब आपका सैलरी वैलरी फिक्स होके आपसे एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाएगा। तो ये हुआ आपका स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सॉरी स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन। लास्ट आंसर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग का मतलब मैंने पहले ही कहा था, मीन्स इक्विपिंग। देखो ये वर्ड बहुत अच्छा है, इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। जिस जॉब के लिए आपको रखा जा रहा है उस स्किल से आपको इक्विप करना, वो स्किल आपको सिखाना, ताकि आप अपना काम को एक्सपेक्टेड मैनर में ठीक से कर सको। और डेवलपमेंट मतलब आपका ओवरऑल ग्रोथ, आपका पर्सनल ग्रोथ, आपको नया स्किल सिखाना, आपको बेटर कम्युनिकेशन स्किल सिखाना, ऐसा कुछ रेडी करना कि आप फ्यूचर के लिए रेडी हो सको हायर पोस्ट हैंडल करने में। आप अकाउंटेंट के रूप में आए हो, आपको मैं सॉफ्टवेयर सिखा दे रहा हूँ, आप बहुत अच्छे अकाउंटेंट हो, आपको सीए पढ़वा दे रहा हूँ, ये सब भी होता है। अब आ रहा है ये ट्रेनिंग का ज़रूरत क्यों है? सर ट्रेनिंग अगर आप ले लोगे तो आपका लर्निंग टाइम कम लगेगा, आप काम जल्दी जल्दी सीख जाओगे, तुरंत काम कर पाओगे, आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा, आपका काम के लिए एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, आप डरोगे नहीं काम करने में क्योंकि आप ट्रेंड हो। आपको हेल्प मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा अचानक तो क्योंकि आप ट्रेंड हो तो आपको प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है वो भी आइडिया होगा, तो आप बेटर काम करोगे। आपका मैन पावर नीड को आप ठीक से मैनेज कर पाओगे। अगर अपना कोई स्टाफ एब्सेंट भी हो जाए तो आप इजीली काम को एडजस्ट करके वो काम भी थोड़ा बहुत कर दोगे क्योंकि आप ट्रेंड हो। अब कोई भी चेंज आएगा, मान लो उस फील्ड में, मान लो नया सॉफ्टवेयर आ गया अकाउंटिंग में, तो आपको सॉफ्टवेयर सीखने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि आप वेल ट्रेंड हो। तो ट्रेनिंग का ये बेनिफिट है, ये कंपनी को बेनिफिट था। एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा है? उनका बेटर करियर होगा, उनको ज़्यादा कमाने का मौका मिलेगा क्योंकि आप अच्छा ट्रेनिंग किए हो। कंपनी को दिखेगा आपका परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में बहुत अच्छा, आपको बेटर सैलरी ऑफर करेगा, आपका मोरल बेटर होगा काम करने में, आपको डर नहीं लगेगा और एक्सीडेंट होने का चांस कम रहेगा। ये सब आपका ट्रेनिंग का एडवांटेज है। लास्ट आंसर मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, तो 2 है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मतलब काम करते करते ट्रेनिंग देना। एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द ड्यूटी और परफॉर्मिंग द जॉब मीन्स व्हेन दे आर ऑन द ड्यूटी। यहाँ पे आप काम करते करते, एम्प्लॉय लर्न बाय डूइंग, काम करते करते सीख रहे हो। और ऑफ द जॉब मतलब आपको हम काम से दूर ले जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं, टेकिंग अवे फ्रॉम द वर्किंग पोजीशन। मतलब आपको काम से ब्रेक दिया जाएगा या फिर काम के ज्वाइन करने के पहले आपको अलग एक जगह बैठा के प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद आप काम में आना। तो ये वो ऑफ द जॉब। तो ऑन द जॉब का क्या क्या कॉमन पॉपुलर टेक्निक है? तो बोला अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। यहाँ पे क्या होगा, आप एक स्किल वाला जॉब में आ रहे हो तो जो आपको ट्रेनिंग देने वाला है ना, वो पहले आपको काम करके दिखाएगा, आप उसको ऑब्जर्व करो, वो काम कर रहा है देख के ऑब्जर्व करो, एंड देन आप काम करना और वो आपको ऑब्जर्व करेगा आप ठीक से कर रहे हो कि नहीं। तो पहले आप उसको काम करने दो, आप उसको ऑब्जर्व करो, काम समझो, साथ साथ उसके काम करते करते वो भी आपको ऑब्जर्व करेगा आप ठीक से कर रहे हो कि नहीं। तो ये हुआ अप्रेंटिसशिप। इंटर्नशिप क्या हुआ? सीए का आर्टिकलशिप की तरह। आप कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके आए, अब आपको कोई कॉर्पोरेट सेक्टर या बड़ा बिजनेस में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है, अब आप वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल काम दिया जाएगा, आप करके दिखाओ, बॉस चेक करेगा और अगर आपका काम ठीक लगा तो आपको बोलेगा इसको अपलोड कर दो, ओके कर दो, और अगर उसको गड़बड़ मिलेगी तो वो आपको बताएगा ये गलती है, इसको ऐसे ठीक करते हैं, तो अगली बार के लिए आप ठीक समझ जाओगे। जैसे मेरे को पहले बैलेंस शीट बनाने दे दिया, मैंने बैलेंस शीट रेडी कर लिया, अब मैं लेके आ रहा हूँ बैलेंस शीट, मेरा बॉस चेक कर लेगा, मेरा हेड जो है वो चेक कर लेगा और फिर अगर उसमें कुछ गलती मिलेगी तो ठीक कर देगा और बोलेगा अब आप इसको ओके कर सकते हो।
तो अप्रेंटिसशिप का एग्जाम्पल भी था। इलेक्ट्रीशियन वाला जो आपके घर में देखियो, आप आपके घर में जो फैन वैन ठीक करने आता है, देखोगे उसके साथ एक नया लड़का होगा, वो देख के काम समझ रहा है और साथ साथ काम कर भी रहा है और धीरे धीरे वो एक्सपर्ट हो जा रहे हैं। जबकि इंटर्नशिप हो गया, सीए का आर्टिकलशिप वगैरह। इंडक्शन या ओरिएंटेशन, थ्योरेटिकली आपको काम सिखाना, बेसिक इंफॉर्मेशन बताना थ्योरेटिकली, एक रूम में बैठ के वो पूरा ज्ञान देना। तो आपको ट्रेनिंग देना एक रूम में बैठ के, आपको पूरा काम थ्योरेटिकली या ओरली पूरा समझा देना, ताकि वो काम में फिर आप गड़बड़ नहीं करो। तो ये हुआ आपका इंडक्शन या ओरिएंटेशन। तो ये हुआ आपके ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब का एक ही एग्जांपल है, पॉपुलर टेक्निक है वेस्टिबल स्कूल ऑफ ट्रेनिंग। यानी आपको डुप्लीकेट या डमी एक मॉडल दिया जाएगा, आप उस डमी मॉडल पे काम करो। आपका काम अगर अच्छे से हुआ, आप समझ गए बहुत बढ़िया से, देन आपको मेन मशीन दिया जाएगा। जैसे बड़ी नई नई मशीनें होती है, खराब होने का डर रहता है कंपनी को कि एम्प्लॉय अगर बिना ट्रेनिंग के काम किया और खराब कर दिया तो वैसा ही एक डमी मशीन रेडी कर देगा। आप पहले उस पर अपना हाथ पूरा क्लीन कर लो, आपको अच्छे से आ गया, तब आपको मेन मशीन दिया जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा प्लेन उड़ाने का जो ट्रेनिंग होता है, फ्लाइट्स उड़ाने का, तो आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर, पूरा एक रूम दिया जाएगा जहाँ उस प्लेन के सारे बटन होंगे सिवाय टेक ऑफ की। बस वो प्लेन टेक ऑफ नहीं करेगा, बाकी वहाँ सारा बटन ओरिजिनल होगा। आपको बुलाया जाएगा, ये करो वो करो, आप पूरा प्रैक्टिस कर लो उसके ऊपर। जब आपका हाथ एकदम सेट हो जाए, तब आपको मेन प्लेन उड़ाने दिया जाएगा। ये होता है वेस्टिबल स्कूल ऑफ ट्रेनिंग। डमी सॉफ्टवेयर या डमी मशीन पे आपको काम करने दिया जाएगा। जब आपका हाथ बढ़िया हो जाएगा, सेट हो जाएगा, देन आपको ओरिजिनल मशीन पे काम दिया जाएगा। तो पहले ट्रेनिंग ले लो, फिर काम करना। तो ये था चैप्टर स्टाफिंग।